धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। और उन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रोजाना की तरह फिर से एक बार जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी, ज्ञानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। केंद्र में भी और प्रदेश में भी, लेकिन फिर भी वहां का जो मीडिया है और वहां की जो जनता है वो खड़ी हुई नजर आ रही है इमरान खान के साथ में। वह तो साफ है, वह निश्चित रूप से है, और खासकर वह हिस्सा, कम से कम आधा तो है ही, यदि आधा से अधिक नहीं है। मान के चलते हैं कि चुनाव बड़े ही निष्पक्ष ढंग से हुआ था, तो 50% जनता जो है इस नवाज शरीफ के खानदान के साथ नहीं है, वह इमरान खान के साथ है, और उनकी आवाज को बंद करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि उसकी आवाज को ही बंद करने के लिए ये सब किया जा रहा है। रात दिन जजों पर सवाल उठा रहे हैं सत्ता में बैठे हुए लोग, क्योंकि इमरान खान बरी हो जा रहे हैं बहुत सारे मामलों में। उन पर जो 9 मई के मुकदमे दर्ज किए गए थे उनमें उनको जमानतें मिल जा रही हैं, लेकिन ये हजम कहां होगा। अब एक और पड़ोसी की बात कर लेते हैं, नाम है म्यांमार। वहां पर फिर से रखायन में बवाल शुरू हो गया, कत्लेआम शुरू हो गया सेना के बीच में और जो वहां पर रखायन आर्मी बनी है उसके बीच में। फिर से वहां से रोहिंग्या मुसलमान भागने लगे। ये ताजा घटनाक्रम क्यों हुआ सर? ये ताजा घटनाक्रम पहले ही के घटनाओं का एक्सटेंशन है, वही चल रहा है। ये रखाइन आर्मी जो है, सो आज के आर्मी के जो जिसने सत्ता ले ली है, चुनी हुई सत्ता को हटा दिया था। हालांकि चुनी हुई सत्ता जो का है, जो भी उनका नाम है, उनके नेतृत्व में जो हुआ था रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ जबरदस्त उन्होंने उसी आर्मी के मदद से उनके घर जलाए थे, उनके औरतों के साथ बुरा व्यवहार किया था और लाखों की संख्या में वहां से भगाया था। जो विद्रोही सेना है उसके साथ जनता है, वो अपने आप को वास्तव में कहते हैं कि हम ही यहाँ के सही प्रजातंत्र को लाने में सक्षम होंगे। इनके साथ कम्युनिस्ट भी है, और थाईलैंड से सटे हुए एरिया में इन्होंने काफी मात्रा में कब्जा करा हुआ है। वहां यहां तक कि ब्रिगेडियर जनरल भी वहां का था, उसको भी अपने ड्रोन से मार दिए। यानी अस्त्र शस्त्र की भी इनके पास कमी नहीं है, कई सैनिकों को ही मारा है। और म्यांमार की जो अपनी सेना है उससे भी सैकड़ों हजारों की संख्या में सैनिक छोड़ के भाग के इनके पक्ष में आ गए। डर से नहीं, देश के स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कहा ये काफी हो गया आर्मी रूल। और ये बेचारे रोहिंग्या फिर से भाग रहे हैं। हालांकि इनको भी शामिल करना चाहिए था, यदि वहां की कम्युनिस्ट पार्टी इनके बीच में है तो फिर अल्पसंख्यक जब तक इनके साथ नहीं होंगे, यह कहना कि सही में स्वतंत्रता आएगा, एक तरह से प्रजातंत्र आएगा, तो वह गलत होगा। अभी इनके भागने का कोई मतलब नहीं था। हाँ, दूसरी तरफ ये डर है कि वहां की जो सरकारी आर्मी है जबरदस्ती रोहिंग्या के युवकों को पकड़ के अपने यहाँ भर्ती भी करने की बात हुई थी पहले। जी, एक सवाल 2 देशों को लेकर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। श्रीलंका ने कहा कि हम जो है बुद्ध के मानने वाले हैं और यहाँ पे और किसी के रहने की जरूरत नहीं है, उनको हटा दो। यही बातें म्यांमार में भी हुई। तो जहां जहां पे दक्षिणपंथी विचारधारा होती है, चाहे वो किसी की भी धर्म की हो, वो देश का नाश ही करती है। इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत बढ़िया आपने जो प्रश्न किया, जवाब में है बिल्कुल हाँ है। और यह एक संयोग नहीं है, हालांकि उस तरह का प्रयोग भी नहीं है, लेकिन जो धनी वर्ग है, जिसके पास सत्ता है, राज्य सरकार है, उसकी पूरी कोशिश होती है कि धर्म को फैलाया जाए, बढ़ाया जाए। और धर्म में जो उस समय आज से 500, 1000 या 5000 वर्ष पहले लिखी बातें हैं, उसको तोड़ा मरोड़ा जाए, एक दूसरे के बीच में घृणा को और अधिक पैदा किया जाए, ताकि जनता में भेद हो। और आपने श्रीलंका का बढ़िया उदाहरण दिया, यहां भी उदाहरण दिया है, और हमारे भी देश में नजर आ ही रहा है, कोई भी धर्म इससे मुक्त नहीं है। जी, क्या श्रीलंका और म्यांमार जैसे हालात होने के बाद हम लोगों को समझ आएगा? भारतीयों की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, जहां तक हमारी समझने की बात है, हमें उसका इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हम धरातल में चले जाएं। धरातल में जाने के बाद से कि यहां से हम उठेंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि उसके नीचे अभी अंत नहीं आया है। यह अंतहीन धरातल है यदि हम धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे को लड़े, एक दूसरे को मारे। अफ्रीका का देश, एक एक देश में वहां का, जब फ्रेंच इंपेरियलिस्ट का राज्य था, वहां पर लाखों लाखों लोगों को मरवाया, कहां उठ खड़े हुए वो। इसलिए जब तक प्रगतिशील और क्रांतिकारी तत्व, वैसे तत्व जो कि जनता को सही में एकता बनाकर आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उनके बीच ना जाए और लगातार काम ना करें, हम पीछे की तरफ ही जाएंगे। हम बर्बादी से नहीं सीखते हैं। जी,
क्या आपको लगता है कि आज प्रगतिशील और क्रांतिकारी तत्व देश में बचे हैं? एक जमाना था मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता था, आज तो हर कोई जाके घंटा बजाने को अपनी शान समझ रहा है, फक्र महसूस कर रहा है, किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं है किसी पाखंड के खिलाफ बोलने की। वही है बात जो मैंने कल भी कहा था, बार बार कहता हूं कि जनता की जो भूख है, कितना भी धर्म का आप घंटा बजाओ या ताबीज पहनो या फादर के पास जाओ, चर्च में जाओ, अपने गुनाहों को कबूल करो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। 90% जनता को रोटी चाहिए। कुछ समय के लिए अधिकांश जनता को मूर्ख बना सकते हैं, अधिक समय के लिए कुछ जनता को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन अधिक समय के लिए अधिकांश जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। उस हालत में दो ही रास्ता बनता है, या तो पूर्ण बर्बादी हो जाए, कोई बचेगा नहीं, एटम बम वगैरह आ गया, या क्लाइमेट खत्म हो गया, नहीं तो जनता उठ खड़ी होगी और हमें नाश करने वालों को नाश करेगी। जी, खबर अमेरिका से है। कांग्रेस से लेकर सिटी हॉल तक के अधिकारियों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, ऐसी खबरें अमेरिकी मीडिया छाप रहा है, क्या सच्चाई है सर? जी हाँ, जब से इंटरनेट का घर घर में प्रचार हो गया, घर घर में कोई नेता हो ना हो, इंटरनेट पे पहुंच गया व्हाट्सएप के माध्यम से, और उसके माध्यम से इन नेताओं को धमकी देना आसान हो गया। पहले भी होता था, पहले पत्र द्वारा वगैरह वगैरह द्वारा थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब आसान हो गया है। और ये लोग अपना रोना रोते हैं कि हमें विपक्षी कर रहा है, या छोटे देश हो तो हमारा विदेशी या पड़ोसी मुल्क हमें आंखें दिखा रहा है, हमारी हालत खराब कर रहा है, ऐसे बातें होती हैं। लेकिन कुछ जनता, कुछ हिस्सा, कुछ ऐसे बदमाश भी हैं, मतलब बेफिरे जो कहते हैं, दिमाग जो मस्ती लेने के लिए युवक कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, भारत ही नहीं, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में भी। और उसका अंत तभी होगा जबकि सही ढंग की एक समाज की स्थापना हो और इस तरह की बीमारी से हम अपने आप को मुक्त करें। जी, ये बीमारी है या सरकारों का विक्टिम कार्ड है? विक्टिम कार्ड तो है ही है, लेकिन बीमारी भी है। विक्टिम कार्ड करने में तभी सफल हो रहे हैं हमारे यहाँ के लाखों युवक, यदि दूसरे धर्म के, दूसरी जाति वालों को, लोगों को मार रहे हैं, तो यह तो बीमारी है, मानसिक बीमारी है, जिसका आधार यह पूंजीवाद है। जी, चलिए अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है ताइवान से। ताइवान में नए नेता के आते ही चीन गर्म हो गया है, क्योंकि नए नेता ने संप्रभुता की बातें करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, नए नेता विलियम लेई कहते हैं, या लाई भी कहे, जो भी इनका नाम है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हैं और अभी चुन के आए हैं। कल ही शायद इनका वो राज्याभिषेक हुआ था। और इन्होंने कहा, वैसे जो इनकी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है, डीपीपी, शुरू से मानना है कि यह बकवास की बात है कि एक देश हम लोग हैं, हम लोग चीन के हिस्सा नहीं है। बहुत पहले ही से जब वहां पे क्रांति हुई थी चीन में, मुख्य अंग वहां चला गया था, माओ त्से-तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी, उनका था, लेकिन हम अलग हो गए थे। हमारा फार्मोसा नाम था, हम ताइवान रख के, हमारी स्वतंत्र तरीका है, हमारी पार्लियामेंट है, हमारी सेना है, भले ही मुझसे कमजोर हो तो क्या, और हम स्वतंत्र है। उन्होंने स्वतंत्रता का फिर से गुहार लगाया। चीन जितना भी जोर लगा ले, उनके लाल आंख दिखाने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनके पीछे अमेरिकी सेना भी है। और इसलिए चीन कभी भी उस पर आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि चीन को पता है कि यदि ऐसा किया, उसकी पूंजी जो कि अमेरिका में लगा हुआ सब बुड़ जाएगा। और इसलिए एक दूसरे को जो भी आंखें दिखाएं। और हाँ, ये नए राष्ट्रपति बने हैं, अपना बता रहे हैं, इन्हीं आधार था, और पहले से भी इनकी पार्टी का तैयारी, कोई नई बात थोड़ी कह रहे हैं। जी, पिछले 10 साल के दौरान 22 देशों में स्वीकार्यता थी ताइवान को देश के तौर पर, 12 देश अब उसको स्वीकार करते हैं। घटा है ताइवान का जनाधार पूरी दुनिया में, लेकिन फिर भी ये लोग जो है अमेरिका की गोद में बैठकर चाइना की ओर गुर्रा रहे हैं। जन आधार ना कहे कुछ, हाँ, देश जो है, वहां के जो नेता जो हैं, उन्होंने अपने संपर्क ताइवान से तोड़कर चीन से पुख्ता किया, यह बात सही है, काफी घटा उस हिसाब से। लेकिन जहां तक पूंजी का आवागही है, चाहे वह दक्षिण कोरिया हो, ताइवान हो, वियतनाम में, छोटी छोटे देश हैं, है ना, हमारे बगल में भी कहें तो बांग्लादेश में भी कुछ हद तक बढ़ा है उस हिसाब से, सिंगापुर है, और उसी तरह से ताइवान में कई अन्य देशों से, जो मान्यता दे या ना दे, बहुत जबरदस्त रूप से इनका ट्रेड रिलेशन बढ़ा है। और अमेरिका तो इनके पीछे है ही है, इंग्लैंड है, जरूरत पड़ने पर नेटो भी है, काफी ताकतवर सेना इनके पीछे है। जी, ब्रिटेन की पूर्व मंत्री शुएला ब्रेवरमैन को क्यों युद्ध अपराधी बताया जा रहा है जी? इनको युद्ध अपराधी इसलिए कहा जाता है कि जब ये मंत्री थे,
उस समय जो घटनाएं घटी थी इंग्लैंड के द्वारा जो करवाया गया था दूसरे जगहों में, खासकर यदि गाजा स्ट्रिप की बात करें, अन्य जगहों पे करें, इसलिए इनको कहा है कि इनके कारण इन्होंने छुपा कर रखा था, युद्ध अपराधी है। वैसे इसी से एक और खबर है जिस पर सुनाक ने माफी मांगी है, और वह यह है कि 3000 लोगों की मौत हुई। यह 1970 की घटना है, काफी पहले की घटना है। पता नहीं इनका उसमें हाथ है कि नहीं, ये मैं नहीं निश्चित रूप से कह सकता हूं ब्रेवरमैन की, लेकिन यह हुआ था कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना हुआ था, ब्लड बैंक थे, उसमें पता था इन लोगों को, जो ब्रिटेन की जो नेशनल सिक्योरिटी ने नेशनल हेल्थ सर्विसेज है, वह लोग भी जो खून देते थे उनके भी टॉप अधिकारियों को पता था कि इन्फेक्टेड है, इससे HIV हो सकता था, फिर भी इन लोगों ने पैसे के लालच में नहीं किए। जो खोज खबर भी हुआ वह भी इन लोगों ने नहीं बताया लोगों को। अब जाके 5 साल के संघर्ष के बाद जब खुलासा हुआ है, सब 5 साल पहले, यानी उधर 30 साल, उधर 20 साल, 25 वर्ष पहले की घटना को ये लोग करते रहते हैं, उसके लिए माफी मांग लिए, बात खत्म हो गई। लेकिन उस समय सोचिए जरा, 3000 लोग मारे गए और 30,000 लोग से अधिक लोग संक्रमित हुए थे HIV से, और बेचारे समाज अलग थलग हो गए थे कि इन्होंने कुछ गलत काम किया होगा जिसके कारण इस तरह की बीमारी इन्होंने पाल ली। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन कम से कम इस चीज की तो तारीफ करनी पड़ेगी ना कि माफी तो मांग ही लेते हैं ना सर। माफी मांगने को तो आपको याद होगा जब ब्लैक लाइव मैटर्स करके बड़ा जबरदस्त आंदोलन हुआ था अमेरिका में, और बाइडेन जो है सो घुटनों के बल आए थे, है ना। तो ये माफी मांगने का ठीक है, तारीफ कर लीजिए, लेकिन कोई मायने नहीं रखता है। ये जनता के आक्रोश को शांत करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि देखो मैं कितना डाउन टू अर्थ हूं। हमारे चुनाव होता है तो लोग किसके किसके घरों में जाके खाना खाते हैं, आपने देखा ही होगा, पैर तक धोते हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब शुरुआत कर लेते हैं गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी खबरों की, और सबसे पहले इब्राहिम रईसी का जिक्र करते हैं। कल कहा गया कि मौसम खराब था, उस वजह से हादसा हुआ। आज खबरें आ रही हैं कि साहब उनके विमान में भी खराबी थी। तो दोनों चीजों में से कोई एक चीज क्लियर क्यों नहीं हो पा रही है सर अभी तक? मैं इस पे सोच रहा था, कल भी देख रहा था। जहां तक विमान खराबी की बात है, मैंने एक चीज देखा था कि यदि कोई भी जहाज या हेलीकॉप्टर एक झटके से आके जब क्रैश करता है, खास फोर्स के साथ पृथ्वी से या किसी ऑब्स्ट्रक्शन से टकराता है, तो उसमें एक छोटा सा ELT होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन वो करता है, लोकेशन ट्रांसमिशन, यानी अपनी जगह को वो ट्रांसमिट करता है, वो खुल जाता है, और उसमें मेडे की कॉल होती है, जो पूरे वर्ल्ड भर की जितने भी इंस्टीट्यूशन या ट्रांसमिशन लगे हुए हैं, जैसे शिप में भी होता है या हमारे यहाँ देहरादून में, वो रिसीव करता है कि कोई ना कोई जहाज यहाँ क्रैश हुआ जिसका नंबर ये है और इस जगह पे है। यह चीज नहीं हुआ इनके हेलीकॉप्टर के साथ। क्यों नहीं हुआ नहीं पता। यह तो एक चीज तो मैंने देखा था, हुआ रहता तो उसकी बात की गई रहती। वॉइस रिकॉर्डर की बात ये लोग कोई नहीं कर रहे हैं, कितना भी जला कुछ नहीं, वो भी गड़बड़ हुआ। फिर से आ रहा है कि बेल 212 था। अब मैं इस पर श्योर नहीं कौन से जहाज था, ये आपस में कंफ्यूजन करते, लेकिन अभी मान के चलते हैं कि बेल 21 था, जिसके बारे में अमेरिका भी कहता है कि ये करीब 40-45 साल पुराना जहाज चला रहे हैं, इनको अपडेट क्यों नहीं किया। और इस पे ईरान का कहना है कि अपडेट इसलिए नहीं हुआ कि जो हम बाहर से सामान मंगाते थे, खासकर जो एविएशन रिलेटेड था, पार्ट्स पुर्जा जो मंगवाने की बात कर रहे थे, वो अमेरिका ने हम पर प्रतिबंधित कर रखा था, तो हम कैसे लाते। हालांकि यह भी आश्चर्यजनक बात है, आपकी जो ड्रोन है, आपके मिसाइल्स हैं, वह तो जबरदस्त प्रोग्रेस किया है उन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में बहुत आगे। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, और आपके रशिया के साथ इतना बढ़िया संबंध है, चीन के साथ हम मंगवा सकते थे। तो यह कुछ विरोधाभासी बातें हैं। और वैसे भी मैं एक चीज इतना ही कहूंगा कि देश के राष्ट्रपति पड़ोसी मुल्क में जा रहे हैं, तब उनके जहाज की एक एक चीज की खोज खबर होती, कहीं भी होता है, अपने ही देश के अंदर होता है। ये VIP स्क्वाड्रन होते हैं, नॉर्मल जहाज नहीं होते, ताकि इसमें इस तरह की इमरजेंसी जो है वह उसको मिनिमाइज या जीरो की तरफ लेके जाया जा सके। जी अमेरिका और इजराइल तो सफाई दे रहे हैं सर, और बार बार सफाई दे रहे हैं कि उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पुराने जहाज में इब्राहिम रईसी को सफर कराया गया, और अभी तक ये तक नहीं बताया जा रहा है कि क्या वो इसी जहाज से सफर करते थे सारे, सेना का जहाज उनको क्यों नहीं दिया गया। क्या ईरान के अंदर से ही कुछ हुआ है क्या? क्योंकि तस्वीरें ऐसी आई है कि वहां लोग जश्न भी मना रहे हैं। जश्न मनाने में तो वैसे लोग हैं, क्योंकि इस राष्ट्रपति के दौरान और इनके तहत जो जनता के ऊपर जो कहर जो कुछ हुआ, एक युवक को जैसे फांसी दिया गया, और उसके भाई ने ट्विटर करके किया है कि मेरी माँ को करीब 5-6 वर्ष पहले या 5 वर्ष पहले फांसी की दी गई थी, मेरी माँ पहली बार ढंग से शांतिपूर्वक खुशहाल दिखी, क्योंकि हत्यारे की हत्या हो गई।
तो वैसे लोग तो निश्चित रूप से, चूंकि सारे इनके साथ हैं नहीं, जिनके विरोध को दबाया जा रहा है, वो लोग खुश है, जश्न का माहौल है, लेकिन जश्न उस तरह का नहीं है जैसे कि थाचर के मरने के बाद पूरे इंग्लैंड और पूरे यूरोप में लोगों ने सड़कों पर जाम लगा दी थी और बियर पी रहे थे, वैसा नहीं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, वो किया, हल्का मुल्का हुआ, वह बात समझ में आती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जहां तक ईरान के खुद की बात है, अब अंदर से एक यह भी आ रहा है, जो कि मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूं, कि क्रैश होने के बाद कुछ देर के बाद से वहां एक फोन भी आया था जो यहाँ के रिलीजियस लीडर के पास आया था, जो टॉप लीडर है, और उसके बाद से फिर संपर्क खत्म होगा, वो भी मारा गया। बाद में पता चला कोई भी बचा नहीं था। कुछ भी कंफर्मेशन अभी सही ढंग से अभी भी नहीं आ रहा। मैंने कहा शायद 6-7 दिन लगे या ना भी है। तो अंदर से मरवाने की बात तो मुझे अभी नहीं कुछ जच रहा है, लेकिन बाहर से भी यदि कहे तो कुछ नहीं आ रहा है। यानी इस तरह की गलतियां चूके हो सकती है, जो होना नहीं चाहिए था, तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। जी, अजरबैजान जो बैठा हुआ इजराइल की गोद में, आप वहां पे जा रहे हो और वहां पे बताते हैं कि मोसाद का जबरदस्त प्रभाव है, तो बहुत कुछ क्या अजरबैजान ने ही घटवा दिया है क्या? इसकी भी संभावना है। इसी के कारण है कि इजराइल और अमेरिका, यह घटना होते ही उन्होंने शुरू कर दिया है, हमारा कोई हाथ नहीं, हमारा कोई हाथ नहीं। तुम्हें इतनी डर क्यों, तुम्हें इतना भय क्यों, तुम इस पर क्यों शोर मचा रहे हो? तुम शांति से रहो, जैसे बाकी देशों ने कहा। जैसे मैंने कल बताया था, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अपने बाकी कार्यक्रम छोड़ के भागे सीधे अपने हेडक्वार्टर में। इजराइल में भी उस तरह की घटनाएं हुई। इसका मतलब लगता है कि धुआं यदि है तो कुछ न कुछ आग होगा, यानी घटना के पीछे कुछ चीजें होंगी, लेकिन क्या है वह कहना बड़ा ही मुश्किल है इस अभी के हालात में। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और इस खबर के सिर्फ एक पहलू नहीं हो सकते हैं। वहां पे चुनाव का ऐलान हो चुका है, 28 जून को वहां पे नया राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो वहां पे उपराष्ट्रपति थे उनको कार्यभार दे दिया गया है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी के जरिए। अब रुख करते हैं गाजा का। आईसीसी आदेश जारी करेगा गिरफ्तारी का हमास के लीडरों के खिलाफ भी, जिसको लेकर पूरी दुनिया में कई तरीके के सवाल उठने लगे हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ तो अभी तक हुआ नहीं है, हमास के लीडरों के खिलाफ करने जा रहे हो। नहीं होगा तो पांचों के खिलाफ होगा। एक तो नेतन्याहू और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो 2 हो गए, और 3 इनके तरफ से हैं, और तीनों हमास के मतलब टॉप लीडर हैं। गैंट्स का भी बाय द वे, जो वहां के कैबिनेट मिनिस्टर है, वॉर कैबिनेट मिनिस्टर इजराइल के, उन्होंने इसी वक्त ऐसे मौके ढूंढ के कहा है कि यदि हमारे खिलाफ इस तरह की चीजें हुई और गाजा पर एक वॉर हमारा स्ट्रेटेजी नहीं बना है, तो वो हट जाएंगे और इसका अपना हेल्प करना बंद कर देंगे। और जो बाकी 3 लीडर हैं, वो हमास के तीनों हैं, उनके खिलाफ इनका कहना है कि हमें जहां तक लगता है, आईसीसी ने कहा है कि ये तीनों का हाथ उसमें है, जिसमें वॉर क्राइम्स जो 7 अक्टूबर को हुआ है, जिसमें हमास ने अचानक आक्रमण किया, उसमें इनका हाथ है, वो साफ नजर आता है। जो एक सिनवार हैं, दूसरे मोहम्मद दैफ है, तीसरे इस्माइल है, और इन तीनों के भी खिलाफ वारंट इशू होगा। हालांकि इनके यहां से कहा गया है कि यह बहुत ही गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारी, हम पर जो गिरफ्तारी का वारंट आप इशू करने की बात कर रहे हैं उसको हटा ले। और जहां तक इजराइल के प्रधानमंत्री पर वारंट इशू करने की बात है, इस पर तो इन्होंने जबरदस्त हंगामा किया। इन्होंने यहां तक कह दिया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आईसीसी, आईसीजे, ये सब जो हैं वॉर करवा रहे हैं, दुनिया के लिए खतरा है, और इनके अगेंस्ट में हमें कार्रवाई करनी चाहिए। आपका अंदाजा इसी से लग सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो विरोधी है ट्रंप, उन्होंने भी इस तरह की बातें कही हैं। देखिए किस तरह से इनका एक जुटता है, और इसमें अरब कंट्रीज के लोग, अधिकांश देश जो हैं, जो अमेरिका के साथ है, स्पेशली सऊदी अरेबिया, ये लोग बिल्कुल चुपचाप है, खामोश हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये लोग खामोश हैं, और उधर के सब लोग जो हैं इजराइल के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इजराइल के खिलाफ जिस तरीके की तमाम सुनवाई आईसीजे में चल रही है, यूएनजीए से उसके खिलाफ प्रस्ताव पास हो चुका है, 8 महीने की जंग के दौरान देश के अंदर से ही बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं, मंत्रिमंडल में विरोध हो रहा है। क्या ये बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है कि भैया उनके खिलाफ भी वारंट जारी करवा देते हैं, मामला बैलेंस रहे? अब ये तो आईसीसी के जो प्रोसिक्यूटर हैं वह उन पर निर्भर करता है, और एक्चुअली आईसीसी वारंट इशू करता है कि नहीं करता। हालांकि अब संभावना लग रहा है कि इशू होगा, उस पर ये बहुत कुछ निर्भर करता है। बैलेंस करने की तो कोशिश हो सकती है, इसमें संदेह नहीं। वैसे इजराइल, अमेरिका और पैलेस्टीन, ये सब के सब आईसीसी के मेंबर नहीं है। जो उनके 130 कंट्री के आसपास जो मेंबर हैं, उसमें ये तीनों नहीं। वैसे ही जैसे रशिया नहीं है, रशिया के भी पुतिन के ऊपर वारंट इन्होंने इशू किया हुआ। इससे दिक्कत यही होगा
कि ये नेता किसी वैसे देश में जहां जाते हैं जहां आईसीसी के वो मेंबर हैं, तो इनको गिरफ्तार किया जा सकता है ऑफिशियली, वो करे ना करे बात अलग है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और इसी सब के लिए ये सब चीजें की जा रही हैं। और जो है ये जो चीजें चल रही हैं सर, फिलहाल अभी जंग को लेकर कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया बिजी है इब्राहिम रईसी के मामले को लेकर, और इजराइल ने जो है हमले तेज कर दिए हैं। क्या इस आड़ में इजराइल जो है सोच रहा है कि मौके का फायदा उठा के मटिया मेट कर दे सब कुछ? कोशिश तो है, उसकी कोशिश पूरी है। और हम देख ही रहे हैं कि अमेरिकी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो भी पहुंच रहे हैं इन क्षेत्रों में, बाकी सब भी पहुंच रहे हैं, पूरी बातें हो रही है। नेतान्याहू के भी अंडरग्राउंड जो बातें होती हुई रही है। नेतान्याहू की एक और कोशिश है कि उनके जो टॉप लीडर्स हैं वो अमेरिकी अधिकारियों से ना मिले, साथ साथ उनको यह भी डर है कि कहीं वहां से करके कून करके इनको ना दरकिनार कर दे। और इसी बीच वो मौका का फायदा उठाकर चाहत है इनकी कि रफाह में आक्रमण कर रहे हो, इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं सैनिक, नए नए उनके स्क्वाड्रन्स, प्लाटून और ब्रिगेड तक आ रहे हैं। लेकिन अभी इजराइल की मेरी समझ से इतनी ताकत नहीं बन रही है, या इतनी ताकत नहीं है कि वह हमास को रातों रात या हफ्ते भर में खत्म कर दे। 7 महीने से तो कोशिश कर ही रहे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 8 महीने होने जा रहे हैं, 7.5 महीने का वक्त मुकम्मल हो चुका है, लगे पड़े हैं, लेकिन मौके का फायदा जरूर उठा रहे हैं। जब पूरी दुनिया का फोकस नहीं है तो इन्होंने हमले बहुत तेज कर दिए हैं। सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है उसने अपने अब्बा के बीमार होने के बाद जापान का दौरा रद्द कर दिया। तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो यूएई के दौरे पर जा रहे हैं 23 मई को। ये जो घटनाक्रम है, क्या इसको भी गाजा के पसे मंजर में या परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए? देख सकते हैं। वैसे एमबीएस का यह दूसरा प्रोग्राम है जो कैंसिल हो गया जापान का, और जापान के कुछ अधिकारी, प्रधानमंत्री वगैरह ने, कुछ अधिकारी और उनके मीडिया में बात आने लगी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इजराइल जो कुछ कर रहा है गाजा में, ऐसा लगता है कि जो गड़बड़ कर रहा है उस पर एक कमीशन बैठना चाहिए और होना चाहिए। क्या एमबीएस के इससे रिलेशन है? वो नहीं चाहते हैं कि इसमें पड़े, क्योंकि अभी अमेरिका के एक प्रवक्ता ने कहा, इसको मैं चाहूंगा आप थोड़ा और विस्तार से बताएं। यानी कि आप एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि जापान चाहता है कि जांच होनी चाहिए, और सऊदी अरब का दौरा जो रद्द हुआ है वो इसके पीछे की एक वजह हो सकता है? हो सकता है। मैंने कहा है, जापान के मीडिया में जापान के कई अधिकारी, विपक्ष या पक्ष के भी नेता अब आवाज उठाने लगे हैं कि एक इंटरनेशनल लेवल पर एक जांच एजेंसी होनी चाहिए जो जाकर देखे कि इसमें पैलेस्टीन लैंड में, यानी पूरे के पूरे जहां लड़ाइयां चल रही हैं नॉर्थ से लेके साउथ तक, स्पेशली रफा में जो होने जा रहा है गाजा पट्टी में, क्या हो रहा है उसकी होनी चाहिए। जो इजराइल कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, उनको लग रहा है कि गड़बड़ हो रहा है। और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया की बात है। सऊदी अरेबिया का जेक सुलेमान ने कहा है, या उनके जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के प्रवक्ता ने, कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया इसके पहले इतने करीब नहीं थे ताकि वह एक सिक्योरिटी पर, डिफेंस सिक्योरिटी पर दोनों पैक्ट कर सके। यानी अमेरिका उसको सिक्योरिटी देने की बात करेगा, F-16 F-35 देगा, वो छोटी सी बात है, यहाँ का तेल उतर जाएगा, छोटी सी बात है। दोनों के बीच में मिलिट्री पैक्ट होगा। ऐसी हालत में एमबीएस वहां जाए और जापान में इस तरह की बातें हो जाए, उनको मजबूरी में कुछ एंटी इजराइल बातें करनी पड़ी, एंटी अमेरिकी बातें निकल गई, तो गड़बड़ होगा। इसलिए उनके अब्बा भी बीमार हैं, ये सब चल ही रहा है। उन्होंने कहा भाई मटियाओ, अभी शांति से बैठो घर में और बाद में देखेंगे क्या होगा। संभावनाओं पे मैं कह रहा हूँ। पाकिस्तान वाला प्रधानमंत्री जो यूएई जा रहा है, ये भी भाग दौड़ रहे हैं। वो अमेरिका के दूत बन के जा रहे हैं, और क्या जा रहे हैं, तो पहले भी जा चुके हैं, बार बार जा रहे हैं। अब देखें तो सही में कहें कि मिडिल ईस्ट के जो नेता हैं, ईरान को अलग कर दें और दूसरी तरफ सऊदी अरबिया को भी करें, तो अब यूएई और कतर बन चुके। इन्हीं के लोग आ रहे हैं, इन्हीं के माध्यम से। अमेरिका भी यदि हुती से बात करना चाहता है तो इन्हीं के माध्यम से होता है, चूंकि इनका ऑफिस यहीं पे है। ईरान से भी यही लोग करते हैं, और ये सारी बातों को, ये लोगों को शायद पैसा जरूर मिलता होगा, कमीशन मिलता होगा ऑफिस चलाने के लिए, करने के लिए। तो ये लोगों की बल्ले बल्ले है और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि धंधे से बड़ा कोई धर्म इन लोगों के लिए है भी नहीं। वो पूरी दुनिया में दिख भी रहा है और इतने बेनकाब हो चुके हैं
कि वो कहते हैं ना कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, वो स्थिति में देश हो चुके हैं, लेकिन बेशर्मी फिर भी जारी है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली और जापान के संदर्भ में जो सऊदी अरब का खुलासा किया है या जो एक आशंका जताई है वो अपने आप में एक बड़ा पहलू है। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर आपके सामने हाजिर हम होने की कोशिश करेंगे और आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।